रात घर के सारे कामों से फुर्सत मिलने पर जब रोहिणी अपने कमरे में जाने लगी तभी उसे याद आता है कि छत पर उसने कपड़ों को भी सुखाया था और वह भूल गई थी। बारिश का मौसम था, आसमान साफ भी था, पर उनने उसने कपड़ों के अलावा उसने चादरों को भी धो के छत पर सुखा रखा था। थकान की वजह से एक बार तो वह मन में रख गई कि सुबह उतार लूँगी, लेकिन फिर ध्यान में आया कि अगर रात को कहीं बारिश आ गई तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। वह कपड़े उठा ही रही थी कि छत से कोने से उसे एक आवाज़ आई। धीमी धीमी आवाज़ सुनाई देने लगी। रोहिणी आवाज़ की दिशा में बढ़ी। दाईं ओर के कमरे के सामने वाली छत पर मुंडेर पर सटकर खड़ा हुआ कोई फ़ोन पर धीमी आवाज़ में बात कर रहा था। बीच बीच में हंसने की आवाज़ भी आ रही थी। बातें करने वाली रोहिणी की ओर पीठ थी, इसलिए उसे रोहिणी की आवाज़ नहीं हुआ था, मगर रोहिणी समझ गई थी कि यह कौन है। रोहिणी 3-4 महीनों से निशा के रंग ढंग देख रही थी। वह हर समय मोबाइल से चिपकी या तो बातें करती रहती थी या मैसेज भेजती रहती थी। कॉलेज से आकर वह कमरे में घुसकर बातें करती रहती और रात का खाना खाने के बाद जैसे ही मोबाइल की रिंग बजती वह छत पर भाग जाती। फिर घंटे भर बाद वापस आती। रोहिणी के पूछने पर बहाना बना देती कि सहेली का फ़ोन था, पढ़ाई के बारे में बातें कर रही थी। लेकिन रोहिणी इतनी नादान नहीं है कि वह सच न समझ पाए। वह अच्छी तरह जानती थी कि निशा फ़ोन पर लड़कों से बातें करती है। वह भी एक लड़के से नहीं, कई लड़कों से करती है, और इसको भी यह बात खलने लगी कहीं ना कहीं। निशा इतनी रात गए या अंधेरे में कर क्या रही है? चलो नीचे चलो। रोहिणी की कठोर आवाज़ सुनकर निशा ने चौंक कर पीछे देखा। चल यार, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ, बाय, कहकर निशा ने फ़ोन काट दिया और बिना रोहिणी की ओर देखे नीचे चली गई। तुम 1-1.5 घंटे से छत पर आई हुई हो निशा, तभी से यहीं हो, किसी से बातें कर रही थी इतनी देर तक? रोहिणी ने डपट कर पूछा। निशा बेफर कर बोली, अब आपको क्या अपने हर फ़ोन कॉल की जानकारी देनी पड़ेगी क्या चाची? आप क्यों हर समय मेरी पहरेदारी करती रहती हैं? किसने कहा है आपसे? मेरा दोस्त है, इससे बातें कर रही हूँ, निशा बोली। बड़ों से बातें करने की तमीज़ नहीं है तुझे? अब तुम्हें मैं तुम्हारे भले के ही तो बोल रही हूँ। मेरा भला बुरा सोचने के लिए मेरी माँ है। सच तो यह है कि आप मुझसे जलती हैं। आपकी बेटी मेरी जितनी सुंदर नहीं है, उसका मेरे जैसा बड़ा सर्कल नहीं है, दोस्त नहीं है, इसलिए मेरे फ़ोन कॉल्स की आपको जलन होती है। निशा कठोर स्वर में बोल उठी। बुदबुदाती हुई नीचे चली गई। कपड़ों को हाथ में लिए हुए रोहिणी स्तंभ की तरह खड़ी रही। उसकी गोद में पली लड़की उसे ही उल्टा सीधा सुना गई। रोहिणी की बेटी ऋचा निशा ने कई गुना सुंदर है, लेकिन हर समय सादगी से रहती है और पढ़ाई में लगी रहती है। रोहिणी बचपन से उसे समझाती आई है और ऋचा ने बचपन से लेकर आज तक उसकी बताई बात का पालन किया है। वह अपने आसपास फालतू भीड़ इकट्ठा करने में विश्वास नहीं रखती, लेकिन निशा संस्कार और गुणों पर ध्यान न देकर हर समय दोस्तों और सहेलियों से घिरे रहना पसंद करती है। तारीफ पाने के लिए लेटेस्ट फैशन के मेकअप बस यही उसी का प्रिय सगल है और इसी में वह अपनी सफलता समझती है। तभी तो ऋचा ने 2 साल बड़ी होने के बावजूद भी उसकी क्लास में ही नीचे जा रही कर रोहिणी ने ऋचा के कमरे में झांक कर देखा। ऋचा पढ़ रही थी, क्योंकि वह PASE की तैयारी कर रही है। रोहिणी ने अंदर जाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और अपने कमरे में आ गई। जिंदगी में हर बात का एक नियत समय होता है। समय निकल जाने के बाद सिवा पछतावे के कुछ हासिल नहीं हो पाता। इसलिए जीवन में अपने लक्ष्य और प्राथमिकताएं तय कर लेना और उन्हीं के अनुसार प्रयत्न करना चाहिए। यही समझाया था रोहिणी ने ऋचा को हमेशा, और उसे खुशी थी कि उसकी बेटी जीवन का ध्येय चुनने में समझदारी दिखाई। पूरी उम्मीद है कि ऋचा अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। अगले ही दिन ऋचा और निशा के कॉलेज जाने पर रोहिणी ने अपनी जेठानी से बोली कि निशा आजकल रोज़ घंटों फ़ोन पर लगी रहती है, लड़कों से बातें करती है, आप जरा उसे समझाएं। लेकिन बदले में जेठानी का जवाब सुनकर मैं अवाक रह गई। करने दे, यही 2 दिन है, हंसने खेलने के बाद में तो हमारी तरह शादी की चक्की ही पीसना ही थे। बस बातें ही तो कर रही थी न, और वैसे भी सभी लड़के एक से अमीर खानदान से होते हैं। रोहिणी को समझते देर नहीं लगी कि जेठानी की मंशा क्या है। वैसे भी उन्होंने निशा को ऐसे ढांचे में ही डाला है, अमीर खानदान की में शादी कर ऐसे रहने के लिए। उसने एकमात्र ध्येय उसके मन में डाला है। अमीर परिवार में इतने लड़कों में से
एक तो मिल ही जाएगा। रोहिणी को जेठानी की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसने समझ लिया कि उनसे और निशा से कुछ ही कहना सुनना बेकार है। वह ऋचा को उन दोनों से बरसकर दूर रखने का प्रयत्न करती है। वह नहीं चाहती कि ऋचा का ध्यान इन बातों पर जाए। कई महीनों तक रोहिणी ऋचा की पढ़ाई को लेकर व्यस्त रही। उसने निशा को टोकना छोड़ दिया और अपना सारा ध्यान ऋचा पर केंद्रित कर लिया। आखिर बेटी के भविष्य का सवाल है। रोहिणी अच्छी तरह समझती थी कि बेटी को अच्छे संस्कार देकर बड़ा करना और पूरी सोहबत से बचाकर रखना ये एक माँ का फर्ज होता है। एक दिन रोहिणी ने निशा के हाथ में बहुत महंगा मोबाइल देखा तो उसका माथा ठनका। निशा और उसकी माँ वापस आपसी बातचीत से पता चला कि कुछ दिन पहले ही इसे ये मोबाइल एक लड़के ने दिया है। जेठानी रोहिणी की ओर कटाक्ष कर कहने लगी कि लड़का IAS है, खानदान भी बहुत ऊंचा है और अमीर है। निशा को तो लॉटरी खुल जाएगी, अब तो यह सरकारी अफसर की पत्नी बनेगी। रोहिणी को इस बात पर बड़ी चिंता हुई। कुछ ही दिनों की दोस्ती पर कोई किसी पर इतना पैसा खर्च कर सकता है, यह बात उसके गले नहीं उतर रही थी। उसने अपने पति नीरज से बात की और नीरज से कहा, मैं भी धीरज भैया को कह चुका हूँ, लेकिन तुम तो जानती हो वो भाभी और बेटी के सामने खामोश रहते हैं। तुम जबरन तनाव मत लाओ, ऋचा पर ध्यान दो। जब उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की चिंता नहीं है तो हमें क्या, समझाने का हमारा हक है, वो हमने किया है। रोहिणी को नीरज की बात ठीक लगी। उसने तो निशा को भी अपनी बेटी समझा था, पर अब जब माँ बेटी दोनों अपने आगे किसी और की चलने ही नहीं देती तो क्या करें। अगले कुछ महीनों तक निशा अक्सर हिमेश के साथ घूमने जाने लगी। कई बार रात में पार्टी अटेंड कर देर से घर आती। उसके कपड़ों से महंगे विदेशी परफ्यूम की खुशबू आती। कपड़े दिन पर दिन कीमती होते जा रहे थे। रोहिणी ने कभी ऋचा और निशा में भेद नहीं किया था, इसलिए उसके भविष्य के बारे में सोचकर उसके मन में भय की तरह दौड़ जाती थी। पर वह मन महसूस कर मर्यादा का अंश टूटना देखती रहती थी। घर में दो विपरीत धाराएं बह रही थी। ऋचा सारे समय अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहती और निशा सारे हिमेश के साथ अपने सुनहरे भविष्य के सपनों में खोई रहती। उसके पैर जमीन पर नहीं टिकते थे। उसके सुंदर दिखने का उपायों में तेजी से बढ़ोतरी हो गई। वह ऋचा और रोहिणी को ऐसी हे दृष्टि से देखती कि मानो हिमेश का सारा पैसा यही खा जाएंगी। ऋचा की BA फाइनल और PSC प्रीलिम्स की इम्तिहान हो गए, लेकिन आखिरी पेपर देकर आने के तुरंत बाद भी अन्य परीक्षा की तैयारी में जुट गई। उसकी दृढ़ता और विश्वास देखकर रोहिणी और नीरज के आसपास थे कि वह PSC के परीक्षा में जरूर सफल हो जाएगी। वह दिन भी आ गया जब रोहिणी और नीरज के चेहरे खिल गए। उनके संस्कार जीत गए। ऋचा की मेहनत सफल हो गई। वह प्रीलिम्स परीक्षा पास कर गई और साथ ही BA में पूरे विश्वविद्यालय में अव्वल रही। लेकिन इस खुशी के मौके पर घर में एक तनावपूर्ण घटना घट गई। निशा रात में हिमेश के साथ उसकी बर्थडे पार्टी में गई। घर में वह यही बात कहकर गई थी कि हिमेश ने बहुत ही से फ्रेंड्स को होटल में इनवाइट किया है, खाना पीना भी है और वो देर रात को वापस आ जाएगी। लेकिन जब 12 बजे तब निशा घर नहीं आई तो घर में चिंता होने लगी। वह मोबाइल की भी रिसीव नहीं कर रही थी। रात के 2 बज चुके थे और सारी सहेलियां घर पर फ़ोन किया जा चुका था, पर उनमें से किसी को भी हिमेश ने आमंत्रित नहीं किया। जिस होटल का नाम निशा ने बताया था, नीरज वहां गया तो पता चला कि ऐसी कोई बर्थडे पार्टी वहां पर थी ही नहीं। गंभीर दुर्घटना की आशंका से सबका दिल धड़कने लगा। रोहिणी जेठानी को तसल्ली दे रही थी, पर उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वे रोहिणी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। सुबह 4 बजे जब वे लोग पुलिस में रिपोर्ट करने की सोच रहे थे कि तभी एक गाड़ी तेजी से आकर दरवाजे पर रुकी और तेजी से चली गई। कुछ ही पलों बाद निशा अस्त व्यस्त और बुरी हालत में घर आई। फूट फूट कर रोने लगी। उसकी कहानी सुनकर धीरज और उसकी पत्नी के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। रोहिणी और नीरज अफसोस में भर उसे उठे और बर्थडे पार्टी का बहाना बनाकर हिमेश निशा को एक दोस्त के फार्म हाउस में ले गया। वहाँ उसके कुछ अधिकारी आए हुए थे। उसने निशा से उन्हें खुश करने को कहा। मना करने पर गुस्से से चिल्लाया और महंगे उपहार में मैं तुझे क्या मुफ्त में देता था, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। उपहार लेते समय तो हाथ बढ़ा कर सब बटोर लिया और अब ढोंग कर रही है। और फिर पता नहीं उसने निशा को क्या पिला दिया। उसके हाथ पांव बेदम हो गए। फिर वहाँ तो निशा उसकी
पत्नी बनने का सपना देख रही थी और हिमेश ने उसे क्या बना दिया। हिमेश ने धमकी दी कि किसी को बताया तो रोहिणी सोचने लगी, अगर मर्यादा का पहला अंश भंग करने से पहले ही निशा सचेत हो जाती तो आज ये मर्यादा नहीं टूटती। निशा के कानों में रोहिणी के शब्द गूंज रहे थे जो उन्होंने एक बार उसे कहे थे कि मर्यादा भंग करते जाने का साहस भी हम में एक बार की सारी सीमाएं तोड़ डालने का दुस्साहस कर भर देता है। वाकई एक कदम बिना सोचे समझे अनजानी राह पर कदम बढ़ाती वह आज गड्ढे में गिर गई। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नई कहानी में।